हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वी लर्न हब। आज हम रैपिड रिवीजन करेंगे मैनेजमेंट प्रोसेस। फाउंडेशन स्टूडेंट्स के लिए है ये मैनेजमेंट सब्जेक्ट पेपर नंबर 1। सो आज हम वो करेंगे। सो थोड़ा सा फास्ट रहेगा ये, बट सब कुछ समझ में आएगा। मैं ये चीज ध्यान में रखूंगी, राइट। पहले मैंने मैनेजमेंट प्रोसेस लिया है, दैट इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, सुपरविजन और भी सुपरविजन और भी कुछ होंगे, स्टाफिंग। ये सारे टॉपिक्स मैंने कवर किए हैं शॉर्ट में। ये इसका लिंक भी मैं, ये नोट्स की लिंक भी मैं प्रोवाइड कर दूंगी आप लोग को वीडियो में, जो आपके लिए इजी हो जाएगा गो थ्रू करने में। डिटेल नहीं है, सिर्फ एमसीक्यूज बेस्ड मैंने पूरा प्लानिंग पूरा पढ़ा है ये, कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहे और एग्जाम में आप एमसीक्यूज को टैकल कर सको, राइट। एक्सप्लेनेशन सबका दूंगी मैं इन डिटेल, बट थोड़ा सा फास्ट रहेगा ये लेक्चर एज इट इज अ रैपिड रिविजन, राइट। प्लानिंग प्लानिंग क्या होता है? प्लानिंग एक एक्टिविटी होती है जो मैनेजर करता है अपने प्रेजेंट कंडीशन और अपने फ्यूचर स्टेट पे, अपने फ्यूचर, अपने गोल तक पहुंचने के लिए उसे क्या क्या करना होता है। आज वो जहाँ पे है, वहां से लेके उसे जहां तक पहुंचना है, उसके लिए उसे क्या क्या करना पड़ेगा, कैसे कैसे जाएगा वो सब प्लानिंग करने, वो सब चीज के लिए उसको एक प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ती है कि कैसे कैसे करूंगा, मैं क्या क्या करूंगा तो मैं वहां तक पहुंच पाऊंगा। दैट इज नोन एज प्लानिंग इन सिंपल लेमन टर्म्स, राइट। Planning is an activity by which manager analyze present condition to determine the way of reaching a desired future state. Planning is both an organization necessity and managerial responsibility. Planning क्या है? ऑर्गेनाइजेशन की नेसेसिटी है। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का एक फ्लो होना चाहिए, जैसे वो जा रहे हो, ऐसे नहीं आज ये किया तो कल वो करेंगे, एक प्रॉपर फ्लो होना चाहिए। तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी बहुत जरूरी है और मैनेजर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि वो डेलीग्रेशन, अपनी अथॉरिटी सब कुछ प्लान करने के लिए उनको करना पड़ता है कि उनको पता होना चाहिए कैसे जाना उनको, राइट। डेफिनेशन है प्लानिंग का एक, जॉर्ज टेरी ने लिखा है, प्लानिंग इज द फाउंडेशन ऑफ मोस्ट सक्सेसफुल एक्शन ऑफ ऑल द एंटरप्राइज। विदाउट विदाउट प्लानिंग कोई भी एंटरप्राइज, कोई भी चीज सक्सेसफुल नहीं कर सकता। तो प्लानिंग एक क्या है? रूट है जिसके लिए हम सक्सेस के स्टेप्स लेने के टाइम पे हम अच्छे से प्लानिंग करेंगे। वो रूट हमारा स्ट्रांग होना चाहिए, तभी हम सक्सेस की लेडर इजीली जा पाएंगे, राइट। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फीचर्स ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग क्या? एक प्राइमरी फंक्शन है, रूट है, राइट। प्राइमरी क्या? एक गोल है हमारा, एक गोल रहता है, मिशन रहता है, जो हम ध्यान में रखते हुए कि हम आज यहाँ हैं, यहाँ से हम वहां तक पहुंचने के लिए हमें क्या क्या प्लानिंग करनी है। तो क्या एक गोल ओरिएंटेड है। प्लानिंग इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। प्लानिंग क्या है? इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, दैट मीन्स प्लानिंग करने के टाइम पे हमें थिंक करना पड़ता है, मेंटली कुछ क्रिएटिविटी लेके आनी पड़ती है। एक ऐसे ही नहीं नॉर्मल प्लानिंग कर लिया। हमेशा प्लानिंग को सक्सेसफुल बनाने के लिए हमेशा कुछ न्यू न्यू इनोवेशंस, क्रिएटिविटी लेके आने पड़ती है। तो ये क्या, ये इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है। बहुत दिमाग लगता है इसमें, मतलब बहुत ही क्रिएटिविटी माइंड लगता है इसको एक प्रॉपर वे करने में। हर किसी की बात की नहीं है प्लानिंग करना। प्लानिंग क्या परवेसिव है, एवरीवेयर इट अप्लाइज। दैट मीन्स हम कुछ भी कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, प्लानिंग अप्लाई होने ही वाला है। छोटे से छोटा काम ले लो, बड़े से बड़ा काम ले लो, हर जगह प्लानिंग अप्लाई होती है। प्लानिंग क्या है? कंटिन्यूअस फंक्शन है। हमेशा ये खत्म हुआ ये गोल, तो आगे के लिए प्लानिंग करो, ये खत्म हुआ तो दूसरी चीज के लिए प्लानिंग करो। एक ही कंटिन्यूअस है, ये इसका कोई एंड नहीं होता। प्लानिंग इन्वॉल्व चॉइस बिटवीन ऑल्टरनेटिव्स। यस, प्लानिंग क्या देता है? ऑल्टरनेटिव। हमें हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर करता है, हमारा माइंड क्लियर करता है कि हमें यहाँ ऐसे जाना है कि ऐसे घूम के जाना, राइट। प्लानिंग हमें बताएगा कि अगर हम यहाँ से जाएंगे तो 20 मिनट्स में जाएंगे, और ये रूट से जाएंगे तो हम 45 मिनट्स लेगा। तो वो हमें बताएगा कि ऑल्टरनेटिव भी है आपके पास, कि आप विदाउट ट्रैफिक जाना चाहते हैं कि विद ट्रैफिक जाना चाहते हैं, कैसे जाना है। आपके पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स रहते हैं। प्लानिंग इज कंसर्न विद द अकम्प्लिशमेंट ऑफ ग्रुप ऑब्जेक्टिव्स। प्लानिंग एक सिंगल इंसान का नहीं रहता, एक मिशन रहता है। जब एक गोल बनाते हैं हम पूरे एंटरप्राइज की, तो क्या ये ग्रुप ऑब्जेक्टिव है। तो प्लानिंग हम क्यों बनाते हैं? कि ग्रुप ऑब्जेक्टिव हम फुलफिल कर सके, अकम्प्लिश कर सके, उसके लिए हमारी ये प्लानिंग रहती है। प्लानिंग क्या फ्लेक्सिबल है, अगर कुछ भी अनसर्टेनिटी आई हम प्लानिंग को चेंज कर सकते हैं, ऑल्टरनेटिव ढूंढ सकते हैं कि अगर ये वाले यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो रही है ये वाले रूट पे, तो हम लॉन्ग रूट ले सकते हैं जिससे हम सक्सेसफुली अपने गोल तक पहुंच जाए, राइट। देयर आर सम लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग क्या है? इनएक्यूरेसी। एक्चुअली प्लानिंग क्या होता है? प्लानिंग मतलब एक हमने सोचा है, एक हमारे इमेजिनेशन है
कि हम ऐसा करेंगे तो ऐसा शायद हो सकता है, राइट? कहीं ना कहीं प्रोबेबिलिटी आ जाती है उसमें, क्योंकि हम एक अज्यूम कर रहे हैं कि क्या इनएक्यूरेट है, ड्यू टू सम रीजंस अगर ये प्लानिंग हमारी सक्सेसफुल नहीं हुई तो यहाँ पे एक इनएक्यूरेसी आ जाती है कि चांसेस है कि ये हमारा आइडिया या हमारा कॉन्सेप्ट प्लानिंग हमारा फ्लॉप हो जाए, राइट? टाइम कंज्यूमिंग है, ऑफ कोर्स हमें पेन पेपर सब कुछ लेके बैठना पड़ता है, अच्छे से प्लान आउट करना पड़ता है, 2-3 दिन लगते हैं, टाइम कंज्यूमिंग है, हमारे रिसोर्सेज यूज हो जाते हैं, इसमें काफी दिमाग लग जाता है, तो ये टाइम कंज्यूमिंग कॉन्सेप्ट है। रिजिड है, जब हमने कुछ प्लान कर लिया है तो हमें उसे ही फॉलो करना पड़ेगा। एक रिजिड कॉन्सेप्ट हो जाता है कि ये एक पाथ पे चलते जाओ कि इसके बाद ये बनने वाला है, इसके बाद ये बनने वाला है, तो चुपचाप यही बनाते हैं। तो ये एक रिजिड हो जाता है कि इसमें हम चेंजेस नहीं ला सकते अनटिल अनलेस हमारा प्लान भी रेडी नहीं है, राइट? कॉस्टली हो जाता है, मैंने बोला था टाइम कंज्यूमिंग है, कॉस्टली हो जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारे एक्सपर्ट्स की एडवाइस, बहुत कुछ चीजें चाहिए रहती है। जब हम बड़े छोटे लेवल में नहीं इतनी जरूरत होती है, जब हम बड़े लेवल का कुछ कर रहे होते हैं ना, तब हमें एक्सपर्ट एडवाइस चाहिए रहती है, बहुत सारे प्रोफेशनल्स की जरूरत होती है जो हमें हर चीज पे हर लेवल पे गाइड करेंगे, तो ये थोड़ी सी कॉस्टली हो जाता है। एटीट्यूड ऑफ मैनेजमेंट भी डिपेंड करता है कि प्लानिंग कैसी होनी चाहिए। गुड प्लानिंग इज एग्नाइजिंग प्रोसेस। एग्नाइजिंग प्रोसेस मतलब एक बहुत ही लेंदी प्रोसेस हो जाता है ये, बराबर, माथा पीछे वाला प्रोसेस हो जाता है इन शॉर्ट, तो एक सरदर्द वाला काम है, तो उस पर भी एक टाइम लगता है, राइट? फॉल्टी डिजाइन ऑफ प्लानिंग सिस्टम, यहाँ पे क्या हो जाता है, अगर मैंने थोड़ी सी भी प्लानिंग सिस्टम में इधर उधर गड़बड़ कर दी है तो मेरा तो प्लान क्या हो गया, फ्लॉप हो गया। सम लिमिटेशंस ड्यू टू डिजाइन ऑफ प्लानिंग सिस्टम कैन बी लिस्टेड एज अंडर लैक ऑफ रिवॉर्ड। अगर मैं प्लान कर रही हूँ बट मैंने मेरे एम्प्लॉयज को रिवॉर्ड नहीं दिया तो मेरा प्लान नहीं फ्लॉप, मेरा मेरे एम्प्लॉयज अच्छे से काम नहीं करेंगे, अच्छे से काम नहीं करेंगे तो मेरा प्लान नहीं वर्क करेगा, राइट? लैक ऑफ पार्टिसिपेशन, यहाँ पे एक ये भी प्रॉब्लम आ जाती है, लैक ऑफ पार्टिसिपेशन आ जाता है, मेरे एम्प्लॉयज इंटरेस्टेड ही नहीं है, मैंने तो वर्क अच्छे से डेलीगेट नहीं किया या वो मोटिवेट नहीं है, तो उनका पार्टिसिपेशन कम है तो मेरा प्रॉपर प्लान नहीं होगा, फ्लॉप हो जाएगा, राइट? लैक ऑफ स्पेसिफिक एक्टिविटीज, जैसे ट्रेनिंग हो गया, मोटिवेशन हो गया, ब्रेक हो गए, बोनस हो गया, ये सब एक्टिविटीज उनको मिली नहीं है, तो उसकी वजह से वो लोग प्रॉपर डायरेक्शन नहीं मिल रहा उनको कि कैसे करना है, क्या करना है, राइट? कॉम्पिटेंस ऑफ प्लानर, कॉम्पिटेंस ऑफ प्लानर क्या बोलता है कि मुझे चेक करना है कि ये प्लानिंग कितनी सक्सेसफुल होने वाली है, इसमें कितना कंपटीशन आने वाला है, कितने लोग, मतलब इसमें कितने लोग कंपटीशन आएंगे, कितनी चीजें मुझे स्ट्रेटेजिकली प्लान आउट करनी पड़ेगी जिससे मैं ये सक्सेसफुली प्लान करूँ, राइट? प्लानिंग प्रिवेंट्स इनोवेशन, ऑफ कोर्स प्लानिंग में मैंने बोला क्रिएटिविटी लगती है, जहाँ क्रिएटिविटी आती है वहाँ इनोवेशन तो आना ही आना है, तो प्लानिंग क्या होगा, इनोवेशन है। बट हाँ, मेरे को एक रिजिड कॉन्सेप्ट की वजह से वो इनोवेशन मेरा रुक जाएगा, क्योंकि मुझे प्लानिंग करना है, क्रिएटिविटी आ रही है बट यहाँ पे क्या आ रहा है, इनोवेशन रुक जाएगा, क्यों? क्योंकि मुझे एक रिजिड रूल्स एंड रेगुलेशन भी फॉलो करने पड़ेंगे, एक पाथ, एक डायरेक्शन मुझे फॉलो करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, प्रिवेंट्स इनोवेशन। लैक ऑफ ओरिएंटेशन एंड ट्रेनिंग फॉर मैनेजर्स, लाइक स्पेसिफिक एक्टिविटीज मैंने बोला, तो ट्रेनिंग नहीं मिल रही है एम्प्लॉइज को, तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। अनसर्टेनिटी आ सकती है कुछ भी, जैसे हम प्लानिंग फ्लॉप हो जाए, मैंने बोला था प्लान बी के साथ रेडी रहना पड़ता है हमें, कुछ भी अनसर्टेनिटी आ जाए तो, राइट? यहाँ पे यह कंप्लीट करते हैं हम अपना लिमिटेशंस। थोड़ी सी फास्ट हूँ मैं, आई नो, बट एज ये ऑफ इफेक्टिव प्लानिंग, हमें एक प्रॉपर प्लानिंग होने के लिए हमें क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है। यहाँ पे कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है, बार बार रिपीट हुआ है। प्लानिंग क्या होना चाहिए, इजी होना चाहिए और अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, राइट? कि सारे एम्प्लॉयज समझ पाए अपनी प्लानिंग को, वैसा होना चाहिए प्लानिंग। प्लानिंग क्या होना चाहिए, सिलेक्टिव इन प्लानिंग होना चाहिए, हम सिलेक्ट कर सके कि क्या प्लान करना है, बी सिलेक्टिव इन द प्लान। जब प्रॉपर प्लान कर रहे हैं हमें, तो हमेशा सिलेक्टिव रहना चाहिए कि हमें क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है और क्या क्या चीजें ध्यान में नहीं रखनी है। प्लान शुड बी गेयर टू मीट द नीड्स ऑफ दोज हु इम्प्लीमेंट इट, राइट? प्लान में ऐसा करूं जिससे जो जो नीड्स है, जो जो पॉइंट्स मुझे ध्यान में रखने हैं अपने, जो जो मेरे गोल्स है, मिशन है, वो सारे अकम्प्लिश हो रहे कि नहीं, मुझे ये ध्यान रखना है। प्लान शुड बी गेयर, यहाँ पे ये रिपीट हो रहा है। और एक और पॉइंट था, प्लान शुड बी थरो, हाँ एक मैं स्किप कर रही थी। प्लानिंग कैसी होनी चाहिए, थरो प्लानिंग होनी चाहिए, कि प्रॉपर पता होना चाहिए, ऐसे नहीं कि ये स्टेप के बाद कौन सा स्टेप होगा, रुको रुको मुझे देखने दो क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, तो प्लानिंग एकदम थरो होनी चाहिए और इजी टू अंडरस्टैंड होनी चाहिए, राइट? According to Gray Dessler, to plan effectively, the manager should consider the following points.
ग्रेट एस्केलर क्या बोलता है कि अगर आपको प्लानिंग अच्छे से करनी है, इफेक्टिवली करनी है, तो आपको क्या-क्या पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं? एक्यूरेट फोरकास्ट होना चाहिए आपका, गेन एक्सेप्टेंस फॉर द प्लान, आपका फोकस कैसे होना चाहिए? प्रॉपर होना चाहिए। ऑफ कोर्स देयर इज अ पॉसिबिलिटीज ऑफ प्रोबेबिलिटी हर चीज की रहती है, बट फिर भी आप ध्यान रखो कि सारे सर्कमस्टेंस को ध्यान में रखते हुए आप प्लानिंग कर रहे हो, एक्यूरेट हो। गेन एक्सेप्टेंस फॉर द प्लान, आपका प्लान ऐसा होना चाहिए कि सब लोग एक्सेप्ट कर ले उसे और वो लगे कि हाँ ये सक्सेसफुल हो सकता है, थोड़ा साउंड होना चाहिए आपका प्लानिंग। प्लान मस्ट बी साउंड वन। आगे नेक्स्ट, डेवलप एन इफेक्टिव प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा होना चाहिए प्लानिंग आपका कि इफेक्टिव हो, 100% इफेक्टिव हो, सारे एम्प्लॉइज भी उसको देख के खुश हो, सब मोटिवेट हो कि हाँ ये तो हमें करना ही करना है, मिशन बन जाए एक सबका। ऑब्जेक्टिव भी, ऑब्जेक्टिव कि हमें कैसे क्या करना है, कितना करना है, सब पता होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। मेजर्स फर्म मार्केट वैल्यू, प्लानिंग करने से पहले फर्म की मार्केट वैल्यू देख लो कि क्या है, किधर मुझे पहुंचना है, कितना गेन करना है, इसकी इतनी वैल्यू है तो मुझे कौन कितने वैल्यू तक अपने मार्केट को लेके जाना है, सब प्रॉपरली रीड कर लो, मतलब रिसर्च, प्रॉपर रिसर्च होनी चाहिए आपकी। डिसाइड इन एडवांस द क्राइटेरिया फॉर अबडोनिंग द प्रोजेक्ट, अगर आपको वो प्रोजेक्ट पसंद नहीं आ रहा है, आपको वो प्लानिंग पसंद नहीं आ रही है, आप वो प्लानिंग को डंप करने वाले हैं, उससे पहले पहले ही डिसाइड कर लीजिए कि क्या क्या रीजन की वजह से आप वो प्लानिंग को डंप करने वाले हैं, वो प्रोजेक्ट को डंप करने वाले हैं। तो आपके क्राइटेरिया पहले से सेट होने चाहिए कि ऐसा ऐसा हुआ तो ही मैं डंप करूंगा, वरना आई गो टू दिस प्लान ओनली, राइट। सेटअप एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, ऑफ कोर्स जब आप प्लान कर रहे हैं तो एक मॉनिटरिंग सिस्टम होना बहुत जरूरी है कि वो मॉनिटर करता रहेगा, वो एक सुपरविजन बोल सकते हैं हम उसे, चेक करता रहेगा कि जो हमने प्लान किया था उसके हिसाब से सारा काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, राइट। रिवाइज द लॉन्ग टर्म प्लान्स एवरी ईयर, जब बहुत लंबे प्लान्स होते हैं, 3-4 साल के होते हैं, तो हमें हमेशा एवरी ईयर चेक करता रहना चाहिए जो हमने प्लान किया है, प्लान के हिसाब से हो रहा है कि नहीं, सारी चीजें वो प्लान बराबर है कि नहीं। फिट द प्लान टू द सिचुएशन, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, राइट। हमें सिचुएशन के हिसाब से हमें प्लान चेंज करते रहना है। जैसे कोविड आ गया तो हमारे प्लान्स कुछ थे, बट हमें सिचुएशन के हिसाब से हमें प्लान अपने मॉडिफाई करने पड़े, चेंज करने पड़े, राइट। स्टेप्स इन प्लानिंग प्रोसेस, जब हम प्लानिंग करते कुछ तो क्या क्या स्टेप्स हमें ध्यान में रखने हैं। फर्स्ट हो गया एनालाइज द अपॉर्चुनिटीज, मुझे चेक करना है कि मेरी क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, कहाँ कहाँ मेरे कहाँ कहाँ मुझे ज़्यादा सक्सेस, मेरे गोल अकम्प्लिश हो सकते हैं, कहाँ कहाँ मुझे ज़्यादा प्रॉफिट होगा, तो मुझे मेरी अपॉर्चुनिटी एनालाइज करनी है। एस्टेब्लिश द ऑब्जेक्टिव्स, मुझे मेरे गोल सेट करने हैं अकॉर्डिंग टू डेट अपॉर्चुनिटीज। डिटरमाइन प्लानिंग प्रीमाइसेस कि मुझे क्या क्या ध्यान में रखना अपने प्लानिंग के टाइम पे, तो मुझे वो प्लानिंग का बेस क्लियर करना पड़ेगा, अपना बेस रेडी करना पड़ेगा। आइडेंटिफाई द ऑल्टरनेटिव्स, अगर ये प्लान नहीं हुआ सक्सेसफुल तो क्या ऑल्टरनेटिव मुझे ध्यान में रखना है, राइट। इवेल्युएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स, आइडेंटिफाई करना और इवेल्युएट करना कि और कौन से ऑल्टरनेटिव्स आ सकते हैं, जो अगर ये वर्क नहीं हुआ तो मुझे दूसरा वर्क कर सकती हूँ मैं, राइट। सिलेक्शन ऑफ बेस्ट ऑल्टरनेटिव, अगर ये वर्कआउट नहीं हो रहा है तो दूसरा मैं करूंगी, तो सिलेक्ट करके रखना है मुझे अच्छे से। इम्प्लीमेंट द प्लान, प्लान को इम्प्लीमेंट करना एंड देन रिव्यू, इट्स वेरी इजी। एनालाइज करना है, एस्टेब्लिश करना है, डिटरमाइन करना है कि क्या क्या प्लानिंग प्रीमाइसेस हो सकते हैं मेरे, आइडेंटिफाई करना ऑल्टरनेटिव, इवेल्युएट करना, सिलेक्ट करना ऑल्टरनेटिव, इम्प्लीमेंट करना प्लान और रिव्यू करना प्लान को, राइट। प्लानिंग काफी बड़ा है बट काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चंस आने के, ये मैनेजमेंट प्रोसेस ही पूरा काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से क्वेश्चंस हाई टेंडेंसी रहती है कि इसमें हाई वॉल्यूम के क्वेश्चंस है इसमें से, इसीलिए मैंने सबसे पहले रिवीजन के लिए यही डाला है। कल तक आपका पूरा और मैनेजमेंट की भी वीडियोस आ जाएंगे, पूरे के पूरे जो रैपिड रिवीजन के आते हैं, जो 2 यूनिट और बचे उसकी भी डाल दूंगी मैं। आज ये मैंने बड़ा वाला कवर किया है। अप्रोचेस टू प्लानिंग, टॉप डाउन अप्रोच, बॉटम अप अप्रोच, कंपोजिट अप्रोच एंड टीम अप्रोच। टॉप डाउन में क्या होता है, मैनेजमेंट, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल, फिर लोअर लेवल तक, सॉरी, टॉप मिडिल एंड लोअर लेवल वाले क्या करते हैं, टॉप वाला मिडिल को देगा डायरेक्शंस, मिडिल वाला इसको लोअर लेवल को डायरेक्शंस देगा, राइट। ये क्या हो रहा है, टॉप डाउन अप्रोच हो रहा है। बॉटम अप्रोच क्या होता है, दिस इज अ वर्चुअल रिवर्सल ऑफ द अबव अप्रोच, मतलब टॉप डाउन का रिवर्सल हो गया। ट्रेवल अप द मैनेजमेंट हियरार्की बाय द स्टेप बाय स्टेप मैनर एंड रीच द टॉप मैनेजमेंट, जैसे लोअर वाला मिडिल पे जाएगा, वो उसे बताएगा कि ऐसा ऐसा हो रहा है, और मिडिल वाला क्या करेगा, ये अपने अपने ओपिनियंस रख रहा है, बॉटम वाले, मिडिल वाला अगर उसको ओपिनियंस अच्छे लगे, उसकी एडवाइसेस अच्छी लगी तो वो टॉप तक लेके जाएगा, टॉप वाला फिर उस पर इम्प्लीमेंट करेगा। वैसे ही टॉप में होता है, वैसे ही बॉटम में रिवर्स होता है।
Composite approach, here the top provides broad parameters and guidelines to line executive at middle and lower level management to formulate tentative plans which are reviewed and finalized by top management. मतलब यहाँ पे हम कुछ हद तक राइट्स दे देते हैं मिडिल लेवल और टॉप लोअर लेवल वालों को कि आप प्लान बनाइए, इसके हिसाब से हम सिचुएशन एक्सप्लेन कर देते हैं, आपको उसके हिसाब से प्लान आउट करना है और मुझे रिफर कीजिए। अगर वो मुझे प्लान साउंड लगे तो मैं उसको अप्रूव कर दूंगा, राइट। टीम अप्रोच, द टास्क ऑफ प्लानिंग इज एंट्रस्टेड टू अ सिलेक्ट टीम ऑफ मैनेजर्स। मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, एक टीम क्रिएट कर देती हूँ, वो टीम को बोलूंगी कि आपको ये प्लान करना है, आपको ये प्रॉपर प्लानिंग बनानी है और सबको अलॉट कर देनी है प्लानिंग, राइट। Top down or bottom top or bottom up and composite or team approach. Then comes to types of plan, standing plan and single use plan. Standing plan are the recruiting plan and they are used rapidly in situation of similar nature. Objectives, policies, procedures, rules are important in standing plan. यहाँ पे क्या करना है, किसी को रिकरिंग प्लान चाहिए, मतलब बार बार जो आ रहे प्लान्स एंड ये यूज रिपीटेडली इन सिचुएशन। यहाँ पे क्या होता है, इन शॉर्ट में बताती हूँ, ये वाले स्टैंडिंग प्लान्स में क्या होंगे, प्रॉपर रूल्स रेगुलेशंस, जो इंपॉर्टेंट रहती चीजें, बेसिक चीजें जो रहती है एक प्लान को सक्सेसफुल बनाने के लिए, वो सारी प्लान्स यहाँ पे रहेंगे, राइट। सिंगल यूज प्लान में क्या रहेगा, इज वंस एंड देन डिस्कार्डेड, एक बार प्लान बनाया हमने फिर हमें जरूरत नहीं, मतलब जो रूल्स एंड रेगुलेशन डेली यूज होने वाली है कि आपको कुछ भी करना ही है, कोई भी काम करना है तो आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है, दैट इज स्टैंडिंग प्लान। और जो एक सिर्फ टास्क के लिए जो मैंने रूल्स बनाए हैं, जो टास्क के लिए जो मैंने चीजें क्रिएट की है, प्लान किया है, वो हो गया सिंगल यूज प्लान, राइट। प्लानिंग प्रीमाइसेस हमने ऊपर पढ़ा था। प्लानिंग प्रीमाइसेस आर द बेसिक assumption about the environment in which the plan are expected to be implemented. Planning premises guide the effective planning. The effectiveness of planning at the great extent depend on how accurate the premises are developed from out of the forecasting data. Internal and external premises. Internal premises में क्या होगा, the factor which exists within the business organization, X credit policy, research project, rules, etc. External में क्या होगा, climate, social, political, cultural, economic behavior, technological भी होगा, conditions in economy, ये सारे एक्सटर्नल्स में। इंटरनल में कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन, एक्सटर्नल में वेदर कंडीशन, पॉलिटिकल, कल्चर, टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिक, ये सारे कंडीशंस मिला के एक्सटर्नल प्रीमाइसेस बन जाता है। ये चीजों को हमें ध्यान में रखते हुए प्लानिंग बनानी। कंट्रोल, सेमी कंट्रोल, अनकंट्रोलेबल। कंट्रोल मतलब कुछ चीजों को मैं कंट्रोल कर सकती हूँ, कैन बी कंट्रोल बाय द मैनेजमेंट, दैट इज रिसर्च, प्रोजेक्ट, रूल्स एंड रेगुलेशंस, राइट, पॉलिसीज। अनकंट्रोल which I cannot control, that is natural calamities, war, strike, innovation. सेमी कंट्रोल कुछ हद तक मैं कंट्रोल कर सकती हूँ, जैसे फर्म के शेयर्स, मार्केट वैल्यू जो फर्म की चल रही है वो कुछ हद तक मैं कंट्रोल कर सकती हूँ, दैट इज सेमी कंट्रोलेबल, राइट। Next premises are tangible and intangible premises. Tangible premises that can be expressed in tangible physical terms such as labor hours. हमें ये भी ध्यान में रखना है कि कितने लेबर आवर्स लगेंगे। इनटेंजिबल जैसे पब्लिक रिलेशन, रेपुटेशन, मुझे जब प्रीमाइसेस प्लान आउट कर रही हूँ मैं, तो मुझे इनटेंजिबल प्रीमाइसेस भी ध्यान में रखना है कि पब्लिक रिलेशन कैसा रहेगा, रेपुटेशन कैसे मेंटेन रखनी है, मुझे क्या क्या चीजें रखूंगी जिससे मेरी रेपुटेशन और अच्छी क्रिएट हो, तो मुझे ये चीजें भी ध्यान में रखनी है, राइट। इनटेंजिबल प्रीमाइसेस, यहाँ पे ये हमारा पूरा प्लानिंग का टॉपिक कंप्लीट हुआ। Organization. As an important function of management, organization is defined as dividing or subdividing of the duties and responsibility which are necessary to any purpose and arranging them in groups which are assigned to individual. Organizing क्या होता है, एक प्रॉपर्ली सब कुछ ऑर्गेनाइज करना कि किसको क्या काम देना है, किसको क्या डेलीगेट करना है, राइट। ऑर्गेनाइजिंग मैनेजमेंट प्रोसेस इज अ मैनेजरल फंक्शन। मैनेजरल फंक्शन है ये दैट डील्स विद अलॉटमेंट ऑफ ड्यूटीज, coordination of tasks, delegation of authorities, sharing of responsibility. In short, organizing क्या होती है, एक मैनेजर फंक्शन है। मैनेजर क्या करेगा, सबको अपनी अपनी ड्यूटीज दे देगा, टास्क दे देगा, अथॉरिटी दे देगा और रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देगा कि आपको ये करना है, ऐसे ऐसे, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन। एस्टेब्लिशिंग एन इफेक्टिव डेफिनेशन, और जॉर्ज टेरी ने ये भी, establishing the effective authority relationship among selected workplace in order for the group to work टुगेदर इफेक्टिवली। ये क्यों करते हैं हम लोग, क्योंकि ग्रुप में कहीं पे भी कुछ भी
लड़ाई नहीं हो, कहीं पे भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हो, इसीलिए हम लोग प्रॉपर ऑर्गेनाइज करते थे कि किसको क्या करना है। सबको अपनी अपनी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, जहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, राइट, जिससे कुछ भी प्रॉब्लम ना हो। प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हमें क्या करना है पहले तो, एज अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इंक्लूड द फॉलोइंग स्टेप्स। पहले हमें वर्क आइडेंटिफाई करना, ग्रुप द वर्क, ग्रुपिंग द वर्क, फिर वो वर्क को हम लोग ग्रुप दे देंगे कि कौन से ग्रुप में कौन सा क्या क्या काम करेगा, कौन करेगा। फॉर्मल रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा, एस्टेब्लिशिंग द फॉर्मल रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, कि कौन किसको करेगा और एकदम फॉर्मल वे में रिपोर्ट करना अच्छे से। प्रोवाइडिंग अ मेजरमेंट, इवोल्यूशन एंड कंट्रोल, मुझे चेक करना है कि इतना मैंने अलॉट किया था तो कितना हुआ है, कितना मेजरमेंट करना है मुझे कि कितना कंप्लीट हुआ है, इवेल्युएट करना है अगर कंप्लीट नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ है, एंड अगर नहीं हो रहा है वो तो उस पर कंट्रोल लेके आना है, राइट। डेलीग्रेशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, मुझे कुछ कुछ लोगों को डेलीग्रेट भी करना पड़ेगा उनकी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि आपको चेक करना है ये ग्रुप पे कि अगर ये लोग ठीक से काम नहीं कर रहे तो क्यों नहीं कर रहे, उस पर कंट्रोल लेके आना। कोऑर्डिनेट करते रहना उन सबसे, सारे ग्रुप मेंबर्स से, ऑर्गेनाइज करना है प्रोसेस को, राइट, कि प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज हो रहा है कि नहीं। काफी इजी प्रोसेस था ये। देन कम स्टाफिंग, स्टाफिंग मतलब रिक्रूटिंग हो गया, किसी को रिक्रूट करना। स्टाफिंग इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एंड मेंटेनिंग द केपेबल एंड competent people to fill all the position from top to operating level, टॉप लेवल से लेके ऑपरेटिंग लेवल तक प्रॉपर पोजीशन जो केपेबल है, जो प्रॉपर मेंटेन है, जो लायक है उसके, हम उन्हें वो पोजीशन पे फिट करें, राइट। इन द वर्ड ऑफ डेल्टन, staffing is a function by which manager build an organization through the recruitment, selection, development of individual as a capable employees। अगर इनका मैं प्रमोशन कर रही हूँ तो वो उतने डेवलप हुए है कि नहीं, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग मिली है कि नहीं, लायक है कि नहीं, ये सब चीजें मुझे चेक करनी है और उसके हिसाब से उन्हें रिक्रूट करना, स्टाफ करना है प्रॉपर प्लेस पे, राइट। इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग, it facilitates discovery of competent and qualified people to take up various positions of the organization. It enhances productivity by placing right people on the right job, right। अगर हम right people right job पे डाल रहे हैं तो इससे क्या हो रहा है, मेरी कंपनी की प्रोडक्टिविटी और अच्छी बढ़ेगी, एफिशिएंटली सारे काम होंगे। It helps in estimating the staffing requirement of the organization in future through manpower planning। क्या होता है, it helps in estimating the staffing requirement of organization in future। इससे क्या होगा, मैं फ्यूचर में और अच्छे से स्टाफिंग रिक्वायरमेंट करूंगी, किसको कैसे चाहिए, किधर कौन सी प्लेस पे ज्यादा वैकेंसी है, कहाँ पे मुझे रिक्रूट करना है और एम्प्लॉइज। इंपॉर्टेंस क्या है स्टाफिंग का, इट प्रिपेयर्स द पर्सनल टू ऑक्यूपाई द टॉप पोजीशन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। मुझे पता चलेगा कि कौन टॉप पोजीशन के लिए लायक है, कौन केपेबल है, इन शॉर्ट। इट हेल्प्स टू डेवलप द पीपल थ्रू द प्रोग्राम्स ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट भी हो सकती है कि मुझे पता चलेगा कि हाँ, यहाँ पे मैंने स्टाफ कर रही हूँ, यहाँ पे एम्प्लॉयज की कमी है, यहाँ पे एम्प्लॉयज थोड़े कम है, शॉर्टेज है, तो मुझे इनको ट्रेनिंग करनी है और फिर इनको प्रमोशन देना है नेक्स्ट पोजीशन के लिए, राइट। It helps develop people through programs of training and development. It helps organization to make best use of existing workforce। मैं क्या करूंगी, प्रॉपर स्टाफिंग की हुई होगी मेरी, तो मैं क्या कर सकती हूँ, अपने ही एम्प्लॉयज से मैं अच्छे से, मतलब अच्छे से अच्छा काम हो सकता है, वो लोग और अच्छे से काम करेंगे क्योंकि वो एनवायरनमेंट को समझ गए हैं। मुझे न्यू स्टाफ को रिक्रूट नहीं करना पड़ेगा और ये प्रॉपरली ट्रेन रहेंगे मेरे एम्प्लॉयज। इट एंश्योर्स एडिक्वेट एंड इक्विटेबल रेम्युनरेशन टू वर्कफोर्स। स्टाफिंग में ये भी चीज मुझे ध्यान रखनी है कि एडिक्वेट और इक्विटेबल रेम्युनरेशन मिलना चाहिए सारे एम्प्लॉयज को। इट रिजल्ट इन हाई एम्प्लॉय मोरल एंड जॉब सेटिस्फेक्शन। मुझे ये भी ध्यान रखना है कि सबको राइट जॉब राइट टाइम पे राइट जगह पे ही मिल रहा है, जो कैंडिडेट जो डिजर्व करता है वही मिलना चाहिए, उनका मोरल उनका जॉब सेटिस्फेक्शन कंप्लीट होना चाहिए, 100% है कि नहीं, कोई चीज की उनको प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, मुझे ये चेक करते रहना। It makes the top management aware the requirement of manpower arising from the transfer, promotion, turnover, retirement, death of the present employees। जब हम प्रॉपर स्टाफिंग करते हैं, अच्छे से प्लान आउट करते हैं, तो टॉप मैनेजमेंट को पता रहता है कि कहाँ पे मैन पावर की जरूरत है, बिकॉज ऑफ ट्रांसफर, प्रमोशन, टर्नओवर, रिक्वायरमेंट, रिटायरमेंट, डेथ ऑफ द प्रेजेंट एम्प्लॉइज, राइट। स्टाफिंग की प्रोसेस है, मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले मैन पावर प्लान करना पड़ेगा कि प्रॉपर गोल को अचीव करने के लिए मुझे प्रॉपर मैन पावर प्लानिंग करनी है कि सब कुछ बराबर हो रहा है कि नहीं, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। A process of determining and assuring that the organization will have an adequate number of qualified person, बराबर, available for the proper time, performing jobs which meet the needs of
एंटायर एंटरप्राइज एंड विच प्रोवाइड सेटिस्फैक्शन फॉर द इंडिविजुअल इन्वॉल्व। मुझे चेक करना है कि प्रॉपर टाइम के लिए, प्रॉपर पोजीशन के लिए एम्प्लॉयज है, एंटरप्राइज की नीड्स पूरी कर रहे हैं, वो खुद सेटिस्फाइड है जो एम्प्लॉयज हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हैं, राइट। मैन पावर अच्छे से प्लानिंग करनी है। मैन पावर प्लानिंग के लिए हमें क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। मैन पावर प्लानिंग कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स। डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव पूरा प्रॉपरली हमें पता होना चाहिए। डिटर्मिनेशन ऑफ स्किल्स एंड एक्सपर्टाइज रिक्वायर्ड फॉर अचीव ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, मुझे कौन से पोजीशन के लिए जिसको मैं रिक्रूट कर रही हूँ, जिसको मैं स्टाफ कर रही हूँ, उसकी स्किल्स और एक्सपर्टाइज प्रॉपर है कि नहीं। एस्टिमेट द एडिशन ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट, कुछ एडिशन भी जरूरत है तो मुझे वो भी ध्यान में रखना है। डेवलपमेंट ऑफ एक्शन प्लान टू मीट द एंटिसिपेटेड ह्यूमन रिसोर्स नीड्स, मुझे प्रॉपर रिक्रूटमेंट करना है, उनको सिलेक्ट करना है अच्छे से, ट्रेनिंग देनी है उन्हें, प्रॉपर स्किल्स उनकी चेक करनी है, प्रॉपर ट्रेनिंग देनी है, और उन्हें प्रॉपर प्लेस पे जो चीज के लिए है वो कैंडिडेट को वहाँ पे उनको प्लेसमेंट एंड इंडक्शन करना है। प्लेसमेंट रिफर्स टू असाइनिंग द रैंक एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल, आइडेंटिफाइंग हिम द पर्टिकुलर जॉब। इंडक्शन रिफर्स टू इंट्रोडक्शन ऑफ अ पर्सन टू अ जॉब इन द ऑर्गेनाइजेशन, देखो पर्सन को बताना है कि उनका क्या जॉब रोल रहेगा ऑर्गेनाइजेशन में, राइट। सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट्स, मुझे क्या क्या रिक्रूटमेंट्स मैं कहाँ से कर सकती हूँ। इंटरनल सोर्सेस, मतलब मेरे ही एम्प्लॉय से। इंटरनल सोर्सेज इंक्लूड्स द एम्प्लॉय ऑन द पेरोल, पीपल फ्रॉम विद इन द जनरली अपग्रेडेड वेन एवर एनी वैकेंसी अराइजेस, जैसे कोई एक पोजीशन के लिए वैकेंसी है और उसी के अंडर वाला एम्प्लॉय काफी क्वालिफाइड है, काफी ट्रेंड है वो पोजीशन के लिए, तो मैं इंटरनल ही रिक्रूट कर सकती हूँ उसे वहां पे ट्रांसफर करके। ट्रांसफर प्रमोशन ऑफ प्रेजेंट एम्प्लॉयज, इसकी क्या क्या मेरिट्स हैं, क्या क्या एडवांटेजेस है, इससे क्या होगा, उसको और एंकरेजमेंट मिलेगी, वो और अच्छे से काम करेगा, ठीक है, और आगे पहुंचने के लिए और प्रमोशंस के लिए। लिटिल ट्रेनिंग, क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शंस को ऑलरेडी जानता है, एक्सपेंडिचर्स बहुत कम होंगे। इंटरनल रिक्रूटमेंट इंप्रूव द मॉरल ऑफ द एम्प्लॉयज, उनका कॉन्फिडेंस लेवल और अच्छा होगा कि एम्प्लॉयज को और प्रमोशन मिल रहा है तो वो और अच्छे से काम करेंगे, राइट। यहाँ पे लिमिटेशंस ऑफ कोर्स, कहाँ जहाँ पे भी एडवांटेजेस आ रहे हैं वहाँ पे लिमिटेशंस तो आने ही आने हैं। इन द लॉन्ग रन इट इज नॉट हेल्दी साइन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू रिलाई ऑन द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज, एक ही एम्प्लॉय रह रहा है, अगर उसी पे हम लोग कब से वेट, उसी पे हम पूरे रिलाय है, वो भी एक अच्छी बात नहीं है। उसको लगेगा कि सब कुछ मेरे कंट्रोल में ही है, मेरे बिना ये लोग कुछ कर ही नहीं सकते, मैं ही इनका राइट हैंड हूँ, तो ये नहीं होना चाहिए। इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट प्रमोट्स सिकोपेंसी एंड फेवरेटिज्म, एक राइट ये भी हो जाता है, फेवरेटिज्म आ जाता है इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट से कि ये मेरा फेवरेट है तो इसको मैं कर देता हूँ, इसकी मैं बात आगे चला देता हूँ जिससे इसको प्रमोशन मिल जाए। यहाँ पे एक ये प्रॉब्लम आ जाती है इंटरनल रिक्रूटमेंट से। बिकम एब्सोल्यूट, ये लोग क्या हो जाते हैं, निठल्ले बन जाते हैं, एकदम वेस्ट हो जाता है कि नहीं ठीक है प्रमोशन मिल गया ना, अब थोड़े दिन आराम करते फिर काम करेंगे, एक यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ जाती है। पीटर प्रिंसिपल क्या बोलता है, विच स्टेट्स दैट पीपल आर प्रमोटेड अंटिल दे फाइनली रीच द लेवल ऑफ इनकम्पिटेंस। पीपल को, मतलब ये पीटर बोल रहा है, मतलब उसके एक प्रिंसिपल से वो बोल रहा है कि ना पीपल्स को लोग हमेशा प्रमोट होते हैं जब तक वो लोग है ना एकदम निठल्ले की पोजीशन पे ना पहुंचे, तब तक वो लोग प्रमोट होते रहते हैं, जब उनको लगता है कि हाँ मैं पहुंच गया उसके बाद वो लोग काम करना बंद कर देते हैं। तो हमें यहाँ पे भी ध्यान रखना है कि इंटरनल रिक्रूटमेंट्स भी नहीं हो ज्यादा, एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट बाहर के सोर्स से रिक्रूट कर रहे हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होगा, राइट, लोगों को एम्प्लॉयज मिलेंगे, न्यू न्यू एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा मुझे उसके लिए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के पास जाना पड़ेगा कि मुझे मेरे एम्प्लॉयज चाहिए, तो आपके पास कुछ है तो ये होता है ना कॉलेजेस में सिलेक्शन होता है जाके, वैसे होगा। एम्प्लॉय वॉक इन्स हो जाएगा कि आओ आओ आप इंटरव्यू दे दो। एम्प्लॉय रेफरल्स हो जाएंगे, कोई रेफर कर रहा है एम्प्लॉयज को तो वो एक हो जाएगा। मिसलेनियस हो गया, कुछ अलग गेट हायरिंग हो गया, कुछ अलग अलग हो गया कि फैक्ट्री गेट पे आए आप वॉक इन करके इंटरव्यू देके चले गए। एडवांटेज हो गया, इससे क्या फायदा होता है हमें, वाइडर स्पेक्ट्रम से हम चूज कर सकते हैं, हमारे पास लार्ज वैरायटी के एम्प्लॉयज रहते हैं जिससे हम चूज कर सकते हैं कि कौन सा अच्छा, कौन सा केपेबल है वो पोजीशन के लिए। ऑर्गेनाइजेशन कैन अवॉइड बायस एंड सब्जेक्टिव जजमेंट, हम कहीं पे भी फेवरेटिज्म नहीं डाल सकते, यहाँ पे बायस नहीं होंगे। लिमिटेशन है इसकी भी कुछ,
कैन कॉज डिससेटिस्फेक्शन अमॉन्ग द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज। यहाँ पे क्या हो सकता है, अगर हम बाहर से एम्प्लॉयज को रिक्रूट कर रहे हैं तो वो जो पुराने वाले हैं वो बोलेंगे हमें तो प्रमोशन मिला नहीं और आप लोग बाहर से कर रहे हैं, तो यहाँ पे कि उनको डिससेटिस्फेक्शन मिलेगा, उनका मोरल डाउन हो जाएगा। एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट इज क्वाइट कॉस्टली एंड एंटरप्राइज, यस ये थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाएगा क्योंकि हमें बहुत सारी चीजें अरेंज करनी पड़ती है, एडवर्टीजमेंट देना पड़ता है, वॉक इन करना पड़ता है, बहुत सारे एम्प्लॉय एक्सचेंज करना पड़ता है, बहुत सारी चीजें हमें ध्यान रखनी पड़ती है, तो ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव हो जाती है और टाइम कंज्यूमिंग भी हो जाती है। नेक्स्ट इज सिलेक्शन। Selection is very crucial because any error in selection may provide a costly to the organization itself. Right? Selection एक बहुत ही टफ टास्क है क्योंकि एक रॉन्ग पर्सन, एक रॉन्ग कैंडिडेट मैंने चूज कर लिया तो वो पोजीशन के लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, मुझे एक बहुत बड़ा कॉस्ट पे करना पड़ेगा क्योंकि एक रॉन्ग कैंडिडेट मैंने चूज कर लिया। The process of selection candidate of employment is organization is a long process. क्या है, एप्लीकेशन ब्लैंक, मतलब आप फॉर्म अप्लाई फॉर्म के लिए अप्लाई करो, एप्लीकेशन फॉर्म भरिए, आपका इंटरव्यू होगा नॉर्मल, जो एचआर लेते हैं, राइट, आपके बारे में सारा पूछेंगे, वेरी वेरी बिगनिंग प्रिलिमिनरी इंटरव्यू, ब्रीफ ड्यूरेशन आर कंडक्टेड, मतलब आपके बारे में सारा पूछेंगे कि टेल मी अबाउट आप क्या करते थे पहले, कहाँ पे काम करते थे, वो सब। एम्प्लॉयमेंट टेस्ट होगा, आपका इंटेलेक्चुअल टेस्ट होगा, एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, पर्सनैलिटी टेस्ट होगा, यहाँ पे आपकी इंटरेस्ट, हॉबीज, आपके बारे में सब कुछ जाना जाएगा कि आप कितने सुटेबल है वो पोजीशन के लिए। फाइनल इंटरव्यू होगा जहाँ पे आपकी स्ट्रेंथ, वीकनेस सब कुछ चेक किया जाएगा कि आप कितने केपेबल हो, कोई भी टास्क कुछ भी हैंडल करने के लिए, कोई भी डिफिकल्ट टाइम को कैसे आप हैंडल कर सकते हो, वो सब चीजें देखी जाएगी। फिर आपका बैकग्राउंड देखा जाएगा कि आप कहाँ से आ रहे हैं, कैसे हैं, क्या आप पहले कहाँ पे क्या काम करते थे, वहाँ पे आपका पोजीशन कैसा था, वहाँ पे आपका कितना रेपिटेशन था, आपका कैसे था आपका वहाँ पे, वो सब चेक करेंगे, राइट। आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा और फाइनल सिलेक्शन और प्लेसमेंट हो जाएगा, आपको अपॉइंटमेंट लेटर आ जाएगा, राइट। रिपीट हो गया ये फिर से। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हम सिलेक्ट कर लेते हैं हम बार बार के लोगों को, बट अगर हम उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट या अंदर के ही लोगों को, इंटरनल एम्प्लॉयज को ही अगर हम प्रॉपर टाइम टू टाइम ट्रेनिंग और डेवलपमेंट नहीं दे रहे ना, तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ जाती है। ट्रेनिंग इंक्रीज वर्सेटिलिटी, नॉलेज, एडेप्टेबिलिटी, स्किल्स सो दैट द जॉब दे परफॉर्म बिकम्स एप्रिशिएबल, राइट। मतलब मार्केट में कुछ भी न्यू हो रहा है तो ट्रेनिंग दे दे के हम वो न्यू चीजें उन्हें बता सकते हैं, तो वो उन्हें अडेप्ट करेंगे और वो और ज्यादा वर्सेटाइल हो जाएंगे कि चीजों को अडेप्ट कर सके, नॉलेजेबल हो जाएंगे, उन्हें पता चलेगा कि मार्केट में क्या चल रहा है और कैसे चल रहा है। Training is a systematic acquisition of knowledge, skills, rules, attitudes of specific and narrow applicability of limited set of situation of specific job environment. और ट्रेनिंग क्या है कि हमें स्किल्स बतानी है कि क्या क्या नए स्किल्स है, नॉलेज, उनका नॉलेज इंप्रूव करना है, स्किल्स इंप्रूव करनी है, रूल्स एंड रेगुलेशन, एटीट्यूड उनका चेंज करना है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट लानी है जिससे वो और अच्छे इफेक्टिवली ऑर्गेनाइजेशन में काम कर सके। मेरा ट्रेनिंग देने का पर्पस क्या है, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, उससे इंक्रीज होगी, क्वालिटी अच्छा होगा, राइट। ऑर्गेनाइजेशन टू फुलफिल द फ्यूचर पर्सनल नीड्स, मेरी जो भी नीड्स रहेगी फ्यूचर में, मतलब मुझे कैसे क्वालिफाइड एम्प्लॉयज चाहिए, वो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट से हो जाएगा, राइट। हेल्थ ऑफ द वर्कर्स और अच्छे होंगे, मेंटल हेल्थ भी काफी अच्छी होगी, उनकी क्या क्या प्रॉब्लम्स है उससे हमें पता चलेगा कि और कैसी ट्रेनिंग देनी है, फिजिकल ट्रेनिंग देनी है, मेंटल ट्रेनिंग देनी है, राइट। सेफ्टी ऑफ द वर्कर्स और इम्प्रूव हो जाएगी, हम और अच्छे से कर सकते हैं, ट्रेनिंग से हमें पता चल जाएगा। ऑब्सोलेंस ऑफ एम्प्लॉय एट वर्क, हाँ यहाँ पे क्या रहेगा, कोई भी एम्प्लॉय खाली नहीं बैठा रहेगा, वेस्ट नहीं हो रहा होगा क्योंकि उनको प्रॉपर ट्रेनिंग टाइम टू टाइम मिलती जा रही है, तो वो अपडेट होते रह रहे हैं, चार्ज होते रह रहे हैं, तो क्या होगा यहाँ पे, कोई भी वेस्ट नहीं होगा, यहाँ पे पर्सनल ग्रोथ भी हो रही है एम्प्लॉयज की, तो उन्हें भी लगेगा कि वो लाइफ में कुछ कर रहे हैं, उनका मोरल डाउन नहीं होगा, ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट भी चेंज होगा। जब हम ट्रेनिंग लेते हैं ना तो ऐसा लगता है कि हमें चार्ज मिला है, हमें कुछ फ्रेश सीखने मिला है, तो एम्प्लॉयज काफी इंप्रेस रहते हैं और बहुत अच्छे से काम करते हैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट से। मेथड, ट्रेनिंग्स के भी काफी मेथड रहते हैं, ऑन द जॉब ट्रेनिंग और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, मतलब जॉब चल रही है आपकी और उसी में आपको ट्रेनिंग मिल गई। ऑन द जॉब ट्रेनिंग इज नॉर्मली गिवन द सुपीरियर और सुपरवाइजर, एवरीथिंग इन रियलिटी, कोचिंग हो गई, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग हो गई, जॉब रोटेशन हो गया, सेल्फ इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम्स हो गए, कुछ नहीं, एक स्क्रीन पे आपको बैठा दिया और आपको ये सब चीजें सिखा रहे हैं कि आपको पर्सनैलिटी को ऐसे इम्प्रूव करना चाहिए, अगर आप यहाँ पे लेके तो आपको आप ऐसे काम करेंगे, कुछ नए नए मेथड्स आए हैं, कुछ नई नई टेक्नोलॉजीज आई है, वो एक्सप्लेन कर दी ऑन द जॉब ट्रेनिंग में, बराबर। यहाँ पे मेरिट्स क्या है,
ट्रेनर लर्न्स एन एक्चुअल वर्किंग एनवायरनमेंट, जो जहाँ पे हम काम कर रहे हैं वहीं पे हमें ट्रेनिंग मिल रही है, तो क्या हो रहा है, हम और अच्छे से सीख पा रहे हैं कि हम कहाँ पे लैक हो रहे हैं। एडिशनल पर्सन आर नॉट रिक्वायर्ड, यहाँ पे कोई भी बाहर वाला आके मुझे कुछ भी लेक्चर नहीं देगा, मेरे अंदर वाले ही सारे एम्प्लॉयज मुझे एक दूसरे को गाइड करेंगे और ट्रेनिंग देंगे, जो एकदम सुपीरियर पोजीशन पे है वो हमें ट्रेनिंग देगा, राइट। डीमेरिट्स है, लर्निंग हैजार्ड में ना नो डायरेक्शन एंड डिसऑर्गेनाइज लर्निंग हो जाएगा, कि कौन से एम्प्लॉयज को क्या ट्रेनिंग देनी है, कितनी देनी है, कैसी देनी है, एक यहाँ पे हो जाएगा, कोई डायरेक्शन नहीं है। इन एक्सपीरियंस हैंडलिंग ऑफ मशीन्स एंड टूल्स बाय द ट्रेनिंग्स में रिजल्ट इन क्लोजर लॉसेस टू द ऑर्गेनाइजेशन। अगर मैंने किसी को कुछ मशीन ट्रेनिंग के टाइम पे मैंने कुछ मशीन रन करने के लिए दे दिया या कुछ दे दिया मैंने से, और वहां पे उनसे नहीं हो पाया, कुछ फॉल्ट हो गया, कुछ उनको नुकसान हो गया, तो मेरे ऑर्गेनाइजेशन पे बहुत भारी पड़ जाएगा। तो मुझे ये भी ध्यान रखनी है कि मुझे जब मैं ट्रेनिंग दे रही हूँ कोई एकदम प्रोफेशनल ट्रेनर ही हायर करूँ, जिससे मेरे को ज्यादा अच्छा रहेगा, राइट। Productivity of employees who is undergoing training on the job will be dismal or disappointing। क्या होगा, जब वो ट्रेनिंग सेशन में जा रहा है, ट्रेनिंग सेशन उसकी चल रही है, तो बहुत डिसअपॉइंटिंग फील करेगा कि मेरा ये भी नहीं हो रहा है, मुझे ये भी नहीं आता है, ऐसा भी नहीं आता है, क्योंकि उसकी ट्रेनिंग चल रही है, तो उसे पता ही नहीं है कि मेरी कितनी प्रोडक्टिविटी है। समटाइम इट बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर द ट्रेनी टू वर्क एज वेल एज लर्न। यस, वो काम करते करते कुछ नया सीखना उनके लिए थोड़ा ये हो जाता है कि नहीं, मुझे मतलब थोड़ा भारी पड़ जाता है कि काम भी करो सीखो भी कुछ नया, उतना उनकी मेंटली वो लोग नहीं केपेबल रहते। Productivity of employee who is undergoing the training on the job will be dismal or disappointing। Why they are disappointing, ये point मैं थोड़ा clear कर लेती हूँ। Because जब मेरी एम्प्लॉय चल रही है, मैं काम कर रही हूँ प्रॉपरली, बट जब मैं ट्रेनिंग में देखती हूँ कि मुझे ये भी नहीं आता है, ऐसा भी नहीं आता है, ये भी मुझे सीखना है, वो भी सीखना है, तो मुझे थोड़ा डिसअपॉइंट फील होता है कि मैं क्या कर रही हूँ, मेरा कोई पर्सनल ग्रोथ ही नहीं हो रहा है, बहुत कुछ है मार्केट में जो मुझे नहीं आता। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग आपके लिए एक प्रॉपर सेशन रखा गया है, जहाँ पे प्रोफेशनल आएगा आपको ट्रेनिंग देगा, और ये ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होगा, आपको बाहर जाके ट्रेनिंग लेनी है, सबसे बेस्ट चीज होती है ये। As the name itself indicate, of the job training refers to training conducted the way actual working setting, lectures and classroom instruction, कॉन्फ्रेंस मेथड में होगा, ग्रुप डिस्कशन होगा, रोल प्लेइंग होगा, केस स्टडीज होगी। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंडल्जिंग ट्रेनिंग होती है, मतलब इसमें गेम्स होते हैं, केस स्टडीज होती है, बहुत सारी चीजें सिखाई जाती है, बहुत सारे केसेस बताए जाते हैं हमें, जो हम रियलिटी में बहुत कुछ सीख सकते हैं इससे। मेरिट्स क्या है इसके, रिलैक्स एनवायरनमेंट मिलता है हमें, क्योंकि कोई भी ऑफिस वाला नहीं रहता है, सब मजे के मूड में रहता है, अच्छे से आराम से आते हैं, कोई बाहर वाला हमें एक्सपीरियंस फैकल्टी हमें आके बता रहे हैं, राइट। सोर्स ऑफ सप्लाई ऑफ लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, करंट ट्रेंड्स, स्किल्स एंड टेक्निक्स हमें बता रहे हैं, एक्सपर्ट आता है हमें बताने के लिए, एडेड कॉस्ट हो जाएगा, रिजल्ट इन एक्स्ट्रा इक्विपमेंट एंड एडिशनल स्पेस हो जाएगी। इन शॉर्ट मैं बताऊं, यहाँ पे एम्प्लॉयज की इफेक्टिवनेस और बढ़ जाएगी, राइट। कम खर्चे में, थोड़ा सा एक बार खर्चा करोगे, बट आपकी जब एम्प्लॉयज का आप देखोगे ना, एक अलग ही इफेक्टिवनेस आएगा, राइट। काम पे एम्प्लॉय फील मोर वैल्यूड एज दे विल फील एज दे रिसीव अ क्वालिटी ट्रेनिंग, उन्हें फील होगा कि हाँ हमें बहुत कुछ नया सीखा, फ्रेश सीखा है हमने। डीमेरिट्स, oral cost will be expensive of course, no guaranteed sufficient skill of knowledge will be transfer or valuable। ये बोल रहे हैं यहाँ पे demerits, of course chances है कि proper training मिल रही है कि नहीं, sufficient जितना knowledge होना मिलना चाहिए उतना मिला है कि नहीं। और जब हम बहुत सारे 50 मतलब थाउजेंड्स में लोग बैठते हैं, वो जब ट्रेनिंग के लिए 100,000 में लोग बैठते हैं, तो किसकी स्पीड कितनी है लर्निंग की, कौन सा इंडिविजुअल को कितना सीखना चाहिए, कौन से लर्निंग पोजीशन पे, एक यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है, यहाँ पे लैक हो जाता है। नॉट ऑल द लर्नर विल बी स्टार्टिंग द सेम नॉलेज, राइट, मैंने ये बोला, सेम पोजीशन पे नहीं होंगे वो लोग, उनको लगेगा कि हमको तो पहले से ही आता है, तो बैठे रहो आराम करो, तो वो वेस्ट ऑफ टाइम हो गया वो एम्प्लॉय के लिए, राइट। प्लेसमेंट, accepted candidate to be assigned and assignment of to that job, एम्प्लॉयज को वो कैंडिडेट को वहां पे असाइन करना है। प्लेसमेंट ओरिएंटेशन इन्वॉल्व्स इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू एम्प्लॉय टू द एंटरप्राइज, ओरिएंटेशन मतलब क्या, वो एम्प्लॉय का इंट्रोडक्शन हो रहा है पूरे एंटरप्राइज के लिए। इंडक्शन रिफर्स टू प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू कॉर्नर ऑफ द एम्प्लॉयर कंपनी एंड वर्क एनवायरमेंट। यहाँ पे क्या कर रही हूँ, इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू कॉर्नर ऑफ द एम्प्लॉयर, कि यहाँ पे एक नया एम्प्लॉयर आया है, आपको क्या करेगा, उसका क्या रोल रहेगा, आपको कैसे गाइड करेगा, वो सब यहाँ पे कर रहा है। न्यू इंडक्शन आ रहा है, अपना आपका एम्प्लॉयर और कंपनी न्यू आ रही है। कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग
Controlling refers to task of ensuring that activities are producing the present target or goals. मुझे चेक करते रहना है, मुझे ऑब्जर्व करना है कि जो भी मैंने गोल सेट किया था वो पूरा फुलफिल हो रहा है कि नहीं, वो सारे टारगेट्स अचीव हो रहे हैं कि नहीं, अगर नहीं हो रहा है तो मुझे करेक्टिव एक्शंस लेना, मुझे कंट्रोल करना है, राइट? Hicks and Gillett contend that controlling is the process by which management sees if what did happen was what happened supposed to be happen. What was supposed to be happen, sorry. क्या हुआ है, अगर जो हुआ है वही होना चाहिए था वही हो रहा है, if not necessary adjustment are made. अगर जो मैंने सोचा था वही हो रहा है, अगर नहीं हो रहा है तो मुझे क्या क्या चीजें कंट्रोल में लानी है, मुझे क्या क्या एडजस्टमेंट करना है वो चीजें करने के लिए, राइट? इन शॉर्ट कंट्रोलिंग प्रोसेस क्या होता है? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टैंडर्ड्स, मुझे एक स्टैंडर्ड सेट करना पड़ेगा. स्टैंडर्ड्स आर नॉट रिजिड, दे आर फ्लेक्सिबल, बट मुझे एक स्टैंडर्ड सेट करना पड़ेगा. एक्चुअल परफॉर्मेंस मुझे चेक करना पड़ेगा, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, कंपेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड, जो मैंने स्टैंडर्ड सेट किया था और एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम है, क्या है, क्यों नहीं हो रहा है, और उसके हिसाब से मुझे एक्शंस लेने पड़ेंगे, राइट? करेक्टिव एक्शंस क्या क्या लेने पड़ेंगे मुझे? मेरे को रीसेट करना पड़ेगा अपने स्टैंडर्ड्स, रीअलोकेशन ऑफ ड्यूटीज और एम्प्लॉइज करने पड़ेंगे, बराबर? क्यों नहीं हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है, तो मैं रीअलोकेट कर दूंगी. चेंजिंग द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, पूरा प्लानिंग चेंज कर दूंगी. प्रोवाइडिंग मोटिवेशन टू एम्प्लॉइज, पुश करूंगी. ट्रेनिंग एंड सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉइज, प्रॉपर ट्रेनिंग दूंगी कि ये लोग शायद नहीं कर पा रहे, इन्हें नहीं आता होगा, तो इन्हें ट्रेनिंग और सिलेक्शन दूंगी एम्प्लॉइज को, सिलेक्टिंग द एम्प्लॉइज, बराबर? कंट्रोलिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, व्हाट टू कंट्रोल. They are to be selected based on the importance in relation to whole activity and desired result. कि मुझे क्या क्या चीजें कंट्रोल करनी है, कि जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें मुझे उन पे ही ध्यान रखना है, छोटी मोटी चीजें अपना साइड बाय साइड होती जाएगी. This lead us to examine two concepts, critical point control और control of exception. Critical point control में मुझे क्या क्या ध्यान रखना है? A few key areas or aspect the activity of their performance have to be identified and control attention has to be focused on them. मुझे ध्यान रखना है, उन्हें आइडेंटिफाई करना है और कंट्रोल करना है, अटेंशन उन पे ध्यान रखना है. की एरियाज और एस्पेक्ट ऑफ क्रिटिकल टू द सर्वाइवल एंड सक्सेस ऑफ द सिस्टम, मुझे की एरियाज पे कंट्रोल रखना है क्योंकि ये मेन है मेरे सर्वाइवल और सक्सेस के लिए. द सिलेक्टेड की एरियाज फॉर कंट्रोल आर वेरियसली कॉल्ड की रिजल्ट एरियाज. ये की एरिया क्या होगा, मुझे मेन रिजल्ट इनसे ही मिलने वाला है, की सक्सेस इनसे ही मिलने वाला है. क्रिटिकल पॉइंट रहेंगे, ये स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स रहेंगे, तो मुझे इन पे कंट्रोल रखना. कंट्रोल बाय एक्सेप्शन, ऑल्सो नोन एज मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन. इट मीन्स दैट मैनेजर एट ईच लेवल शुड पे अटेंशन टू ओनली एक्सेप्शनल एंड सिग्निफिकेंट डेविएशन फ्रॉम प्लान रिजल्ट. मुझे सिर्फ किस चीज पे ध्यान रखना है, जो प्लान किया था वहां से कोई चीज हट गई है, मुझे सिर्फ वो चीजों पे ध्यान रखना. क्रिटिकल पॉइंट क्या बोलता है, जो मेन एरिया है मुझे की एरिया से उन पे ध्यान रखना, राइट? इजी था. काइंड्स ऑफ कंट्रोल, टाइप्स ऑफ कंट्रोल. फीडबैक कंट्रोल. Feedback is a process of adjusting future action based upon information from past performance. जो मुझे फीडबैक मिली है मुझे उसके हिसाब से कंट्रोल करना है, इन शॉर्ट लेमन टर्म में. कॉन्करेंट कंट्रोल, इट इज ऑल्सो नॉट रियल टाइम चेकिंग कंट्रोल, कि रियल टाइम में चेक कर रही हूँ कि ऐसा ऐसा हो रहा है और उसी टाइम पे मैं कंट्रोल कर रही हूँ, क्विक एक्शन ले रही हूँ. Feed forward control. Feed forward follows the simple principle of organization is not stronger than weakest link. In short, मुझे क्या करना है कि मुझे पता चल गया कि पास ऐसा ऐसा हुआ था, तो मैं आगे आने वाले टाइम पे मुझे ये ध्यान रखूंगी, वो जगह पे मैं ध्यान रखूंगी और वो टाइम पे वो कंट्रोल करूंगी, राइट? प्रिंसिपल्स ऑफ कंट्रोल. एश्योरेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, कि मेरे जो भी गोल है वो मेरे ऑब्जेक्टिव प्रॉपर हो रहे कि नहीं. फ्यूचर डायरेक्टेड कंट्रोल रखना है कि फ्यूचर में जो भी होना जो प्लान आउट किया था वो प्रॉपर हो रहा है कि नहीं, उस पर कंट्रोल रखना. रिस्पॉन्सिबिलिटीज कंट्रोल रखनी है. एफिशिएंसी ऑफ कंट्रोल रखना कि सबका एफिशिएंटली सब बराबर कर रहे हैं कि नहीं, सबकी एफिशिएंसी है कि नहीं. डायरेक्ट मुझे ये भी चेक करना कि जो डायरेक्शंस दिए थे वही वो लोग प्लान कर रहे हैं कि नहीं, उस पर कंट्रोल रखना है. रिफ्लेक्शंस ऑफ प्लान, जो प्लान हुआ था वो प्रॉपर्ली प्लान आउट हो रहा है कि नहीं, वैसे ही प्लान वर्कआउट हो रहा है कि नहीं. ऑर्गेनाइजेशन सुटेबिलिटी चेक करती रहनी है, मुझे उस पर कंट्रोल रखना है. इंडिविजुअलिटी ऑफ एक इंडिविजुअल पे कंट्रोल. स्टैंडर्ड रूल्स एंड रेगुलेशन. क्रिटिकल पॉइंट ऊपर डिस्कस हुआ था, एक्सेप्शन ऊपर डिस्कस हुआ था. फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कंट्रोल रखना है मुझे हमेशा. अगर फ्लेक्सिबल हो रहा है, चेंज हो रहा है चीजें, तो मुझे वो ध्यान रखना है कि वहां पे कंट्रोल हो रहा है कि नहीं, बार बार चेंज तो नहीं हो रहा है, और एक्शन प्रॉपर हो रहा है कि नहीं, मुझे उस पर भी कंट्रोल रखना है, राइट? टेक्निक्स ऑफ कंट्रोल. देयर आर फोर टेक्निक्स ऑफ कंट्रोल. यस, that is budgetary control,
फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ब्रेक इवन एनालिसिस, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। बजटरी थोड़ा सा एक यही है, बाकी तो सब इजी है। बजटरी में क्या होता है, are useful as a tool control and extent of they permit monitoring, measure, evaluating, regulating and correcting the enterprise activity along desired predetermined directions. In short, मैंने कुछ बजट सेट किया था, कुछ चीजें सेट की थी, मैंने गोल सेट किए थे, तो मुझे उसके हिसाब से चेक करना, मॉनिटर करते रहना, बार बार इवेल्युएट करने की सारे वो हो रहे हैं कि नहीं प्रॉपर वे में, अगर नहीं हो रहे तो मुझे उस पर कंट्रोल लाना, क्यों नहीं हो रहा है वो चेक करना है कि वो स्टैंडर्ड्स क्यों नहीं मेंटेन हो रहे हैं, वो जो मैंने सोचा था अगर नहीं हो रहा है पता करना है और मुझे उस पर एक्शन लेना, कंट्रोल करना है। द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ बजटरी कंट्रोल आर आउटलाइन, ट्रांसलेशन ऑफ एंटरप्राइज गोल इनटू सब गोल्स, डिवाइड कर दो, डिटर्मिनेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ रिसोर्स रिक्वायर्ड टू अचीव द ऑपरेशनल गोल्स, मुझे चेक करना है कि कितने रिसोर्स चाहिए ये गोल फुलफिल करने के लिए, दैट इज फंड, मटेरियल, लेबर, इक्विपमेंट, टाइम, द एक्विजिशन एंड एलोकेशन ऑफ बजटरी रिसोर्स ऑफ वेरियस एक्टिविटी, मेरे को प्रॉपर सबको अलोकेट कर देना कि ये एक्टिविटी में सब गोल्स में क्या क्या चाहिए रहेगा, कितना बजट लगेगा, नेसेसरी अथॉरिटी फिक्सिंग ऑफ अकाउंटेबिलिटी, प्लान परफॉर्मेंस, टारगेट्स, वेरियस एग्जीक्यूटिव पोजीशंस मुझे चेक करती रहनी है, मुझे मॉनिटर करना है, क्वालिटी चेक करनी है कंटिन्यूस बेसिस पे कि बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, दैट इज माय बजटरी कंट्रोल। मैं मेरे बजट वाइज सब कुछ चेक कर रही हूँ कि सब प्रॉपर टाइम पे हो रहा है कि नहीं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख के जा रही हूँ मैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स, बैलेंस शीट चेक कर रही हूँ मैं, पावरफुल टूल है मेरा कंट्रोल के लिए, मैं इससे कंट्रोल कर सकती हूँ। ब्रेक इवन एनालिसिस कि जितना कॉस्ट है उतना रेवेन्यू आ रहा है कि नहीं, क्यों नहीं आ रहा है, उससे ज्यादा आ रहा है या उससे कम आ रहा है, तो वहाँ पे मुझे कंट्रोल करना है, एक्शंस लेने कि क्या क्या मैं ले सकती हूँ, एक्शंस ले सकती हूँ जहाँ पे मुझे ब्रेक इवन एनालिसिस चेक होता रहे, मेरा कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस चेक होता रहे, राइट। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये हो गया पूरा, मैंने मैनेजमेंट प्रॉपर इंफॉर्मेशन रख रहा है, चेक रख रहा है, मॉनिटर रख रहा है, ये नॉर्मल ये हो गया, क्या बोलते हैं, मेरे पास परफॉर्मेंस से मुझे जो भी फीडबैक मिला उसके हिसाब से हो गई। MIS can be helpful as a manager is carrying out the planning, controlling and operational function by gathering, storing, converting data into useful information. Management information system can helpful to a manager in carrying out the planning, controlling, operational function by gathering, storing, converting data into useful information. मैंने बोला मेरे पास जो हुआ था वो फीडबैक लेके मैं कुछ यहाँ पे न्यू वाले पे ये चीजें इम्प्लीमेंट करूंगी, ऐसा कंट्रोल लाऊंगी जहाँ पे ये वापस रिपीट ना हो, दैट इज मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, राइट। Next comes coordination. Coordination is a process where the executive develops an orderly pattern of group efforts. Coordination क्या होता है, सबसे coordinate करते रहना है, group effort से बात करते रहनी है अपने सबऑर्डिनेट से, एंड सिक्योर द यूनिटी ऑफ एक्शन एंड परस्यूट ऑफ कॉमन पर्पस। हम सबका क्या होना चाहिए, पर्पस एक ही होना चाहिए, पहली बात तो ये बराबर, हमारा पर्पस एक ही होना चाहिए, मुझे प्रॉपर सबसे मेरे सबऑर्डिनेट से बात करते रहना है, यूनिटी ऑफ एक्शन लेना है कि सबके साथ एक जैसे ही हो, प्रॉपर टाइम पे हो, ये ध्यान रखना। फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, ये क्या एक मैनेजरल जॉब है, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है, कोऑर्डिनेशन इज द बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट, कॉन्शियस एंड कंसर्न एक्शन बाय द मैनेजमेंट, प्रॉपर एक्शन लेना है, अपने होश आवाज में उसे एक्शन लेना है कि ये प्रॉपर कोऑर्डिनेशन करते रहना है। हार्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन इज अ यूनिटी ऑफ पर्पस, मुझे ध्यान रखना है कि मेरा कोऑर्डिनेशन हमेशा कैसे होना चाहिए, पर्पस के हिसाब से होना चाहिए कि मेरा पर्पस कैसे मुझे फुलफिल करना है। कोऑर्डिनेशन इज अ कंटिन्यूअस एंड ऑनगोइंग प्रोसेस, मुझे प्रॉपर्ली कोऑर्डिनेशन हमेशा करते रहना है, एक टास्क खत्म हुआ तो दूसरे चीज के लिए मुझे कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड अ ग्रुप एफर्ट्स नॉट ए इंडिविजुअल एफर्ट्स, मेरे कोऑर्डिनेट करने से कुछ नहीं होगा, मेरे मिडिल मैन भी लोअर लेवल से कोऑर्डिनेट होना चाहिए प्रॉपर्ली, राइट, तभी होगा, एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन से ही मेरा मिशन, मेरा गोल अचीव होगा। It recognizes the diversity and interdependence of organization system and need for fusion synthesis efforts. सबके एफर्ट्स चाहिए, इन शॉर्ट सबके एफर्ट्स चाहिए, बिना ग्रुप एफर्ट्स के कुछ नहीं हो सकते, फ्यूजन ग्रुप एफर्ट्स चाहिए। कोऑर्डिनेशन के प्रिंसिपल्स क्या है, अर्ली स्टेज पे ही मुझे ये सब ध्यान रखना है कि प्रॉपर कोऑर्डिनेशन कर रही हूँ मैं, कंटिन्यू रखना है मुझे, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होना चाहिए, रेसिप्रोकल रिलेशन होना चाहिए, गिव एंड टेक, इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए, मेरी ऑब्जेक्टिव्स, मेरे जो गोल है वो क्लियर रहना चाहिए, सबको प्रॉपर रहना चाहिए, राइट। कम्युनिकेशन सबसे वाइटल है मैनेजरल एक्शन का, विदाउट कम्युनिकेशन तो हम कोई भी ऑब्जेक्टिव फुलफिल नहीं कर पाएंगे। कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ पासिंग इंफॉर्मेशन
एंड अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। इंपॉर्टेंस है क्या है कम्युनिकेशन की? इट टाइज पीपल एंड स्ट्रक्चर टुगेदर। कम्युनिकेशन इज अ ब्रिज ऑफ मीनिंग बिटवीन टू और मोर पीपल। सामने वाला क्या बोल रहा है क्या नहीं, इन सबका प्रॉपर मीनिंगफुल होना चाहिए। कम्युनिकेशन इन्वॉल्व अंडरस्टैंडिंग इन एक्सेप्टेंस ऑफ आइडियाज टू एक्ट इन इट। अंडरस्टैंड करना, एक्सेप्ट करना आइडियाज को। इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज सुटेबल, इज अ सब्सटेंस ऑफ गुड मैनेजमेंट। एक प्रॉपर कम्युनिकेशन हो तो क्या होता है, वो प्रॉपर गुड मैनेजमेंट हो रहा है। कम्युनिकेशन इज नॉट अ सब्सटीट्यूट ऑफ गुड मैनेजमेंट। सब्सटीट्यूट ही गुड मैनेजमेंट का, बट जब हम प्रॉपर कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो वो दिखाया जाता है कि आपका मैनेज प्रॉपरली, आप सब कुछ मैनेज कर पा रहे हैं। कहीं पे भी कोई भी रोल अप्लाई कर रहे हो ना, तो एक कम्युनिकेशन होना ही चाहिए। कम्युनिकेशन प्रोसेस कैसे होता है? कम्युनिकेटर और सेंडर कम्युनिकेट करेगा, राइट? मैं किसी को, सामने वाले को कुछ मैसेज भेज रही हूँ, उसको क्या करूंगी, वो एनकोड होगा, दैट इज लॉक होगा कि मेरी प्राइवेट बातें सिर्फ सामने वाला ही सुन सकता है और बाकी के कोई थर्ड पार्टी नहीं सुन पाएगा। तो दैट इज एनकोडिंग। दैट इज मैं यहाँ से लॉक करती हूँ, मैसेज जाता है मीडियम के थ्रू, मीडियम यूज करता है, उसे डिकोड करता है, वो उसे अनलॉक करता है, रिसीवर रिसीव करता है, उसे फीडबैक देता है और एक और चेक करता है कि नॉइज नहीं हो। फीडबैक में भी कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है, पीछे से कुछ डिस्टर्बेंस तो नहीं आ रहा है, नॉइज तो नहीं आ रही है, वो एक फीडबैक और नॉइज में आ जाता है, राइट? ये कम्युनिकेशन प्रोसेस हुआ। होप आपको ये एनकोडिंग और डिकोडिंग चीज, एनकोडिंग मतलब लॉक करना, डिकोडिंग मतलब लॉक खोलना, इन शॉर्ट। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन, फॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल मतलब जो हम बहुत ही फॉर्मल वे में कम्युनिकेट करते हैं किसी के साथ, मैनेजर्स हो गया, मैनेजर पोजीशन पे हो गए उनसे। इनफॉर्मल मतलब ग्रुप, पर्सनल, हमारे फ्रेंड्स के साथ जो बात करते हैं वो इनफॉर्मल हो गया। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, टॉप से जो फ्लो होता है दैट इज डाउनवर्ड। अपवर्ड मतलब लोअर से जो अप फ्लो होता है वो अपवर्ड हो गया। हॉरिजॉन्टल हो गया, फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन वेरियस डिपार्टमेंट, दैट इज हॉरिजॉन्टल। एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से जब बात कर रहा होता है तो उसे बोलते हैं हम हॉरिजॉन्टल, राइट? वर्बल एंड रिटन, वर्बल दैट इज ओरल कम्युनिकेशन, रिटन इज हम लोग लेटर्स लिख रहे हैं, रिपोर्ट लिख रहे हैं, मेल लिख रहे हैं, दैट इज रिटन कम्युनिकेशन, राइट? बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, फिल्टरिंग, मतलब यहाँ पे बहुत सारे फिल्टर्स लगा दिए। कम्युनिकेशन में कब कब प्रॉब्लम आ जाती है, जब हम फिल्टर यूज कर लेते हैं, दैट इज हम बोलना कुछ और हो जाता है बट हमका हमारा मीनिंग कुछ और हो जाता है। सिलेक्टिव प्रिस्क्रिप्शंस, हम प्रॉपर बताते नहीं है कि हमें क्या चाहिए, हम बात करने में बहुत सिलेक्टिव हो जाते हैं। लैंग्वेज बैरियर आ जाता है, सिमेंटिक बैरियर्स आ जाते हैं, इमोशंस आ जाते हैं, हमारे जो इमोशंस रहते हैं वो ट्रांसफर नहीं हो रहे थे। इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो जाती है कि जो हम बोलना है वो एक प्रॉपर बोल नहीं पा रहे हैं हम, राइट? फिर नॉन वर्बल क्यूज हो जाते हैं कि बहुत सारी चीजें रहती है जो वर्बली नहीं बोल सकते हम लोग, सामने वाले को इसके इमोशंस के थ्रू समझना चाहिए, वो नहीं हो पाता है। फिर आ गया टाइम प्रेशर कि हमें इतने टाइम में से ये लिखना ही है, इतने टाइम में से ये बताना ही है, तो ये एक प्रॉब्लम आ जाती है। तो एक टाइम प्रेशर की वजह से भी हमें एक प्रॉपर बैरियर हो जाता है हमें कम्युनिकेशन के लिए। In order to make communication effective, it is absolutely essential the manager to overcome the barrier. बराबर, जो भी barriers है उससे overcome होना। The following are the ways to overcome the barrier. Effective communications, एक इंफॉर्मेशन को, कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए हमें क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है, वो बैरियर्स को कैसे ओवरकम करना है। फॉस्टिंग इंटरपर्सनल ट्रस्ट, एक दूसरे पे जब हम कम्युनिकेट कर रहे हैं तो एक कनेक्शन बैठाना पड़ेगा हमें, इन शॉर्ट हमें वो ट्रस्ट मेंटेन करना होगा। रेगुलेट द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, की सामने वाला जो बोल रहा है एकदम क्लियर बोलो आप लोग, एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन फ्लो होना चाहिए। फीडबैक देना सामने वाले को, वर्बल नॉन वर्बल दोनों वे में, इमोशनल ट्रांसफर होने चाहिए, लैंग्वेज सिंप्लीफाइड होनी चाहिए, लिस्टिंग आपकी एकदम इफेक्टिव होनी चाहिए कि आप अच्छे से सुन रहे सामने वाले को। सी द इमोशन, डू नॉट क्लाउड और डिसऑर्ड द मैसेज, मैसेज को तोड़ मोड़ के मत दो, जो मीनिंग है देखो मुझे ये ध्यान रखना है कि वो इमोशंस की वजह से वो मीनिंग चेंज ना हो जाए। अंडरस्टैंड द नॉन वर्बल क्यूज, कि वो क्या बोलना चाहते हैं, उसकी क्या मतलब क्या रीजंस है बोलने के, वो क्या बोलना, कुछ चीजें वर्बली नहीं बोली जाती, नॉन वर्बल्स भी रहती है, तो वो चीजें भी हमें कम्युनिकेशन में समझनी पड़ेगी। जैसे हम मेल में कुछ रख रहे हैं, थैंक यू, वो कितना हम्बल है, वो चीजें हमें उसके रिगार्ड्स हो गए, वो सब चीजें हमें अच्छे से लेनी पड़ेगी, राइट? दैट इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन। नेक्स्ट इज फोरकास्टिंग, फ्यूचर प्रेडिक्ट करना, prediction, predict future events and making the provision to face such challenges for future contingency. Why we do forecasting?
कि कुछ भी फ्यूचर में चैलेंजेस आए उसके लिए हम मतलब कुछ भी कंडीशंस हो उसके लिए हम मेंटली थोड़े से प्रिपेयर रहें, दैट इज फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग इज अ सिस्टमैटिक अटेम्प्ट टू प्रोब द फ्यूचर बाय इंटरफेरेंस फ्रॉम नोन फैक्ट। मुझे कुछ चीजें पता हो, वो चीजों को फैक्ट्स को ध्यान में रखते हुए मैं चीजें फोरकास्ट कर रही हूँ, दैट इज नोन एज फोरकास्टिंग। एडवांटेज क्या होता है फोरकास्टिंग का? इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्लानिंग में। विदाउट प्लानिंग में हमेशा हम लोग फोरकास्ट ही करते हैं, अज्यूम करते हैं चीजों को। Forecast helps the organization to drive the benefits of the environment changes and protect from the adverse effects, right? जब हम फोकस करते हैं तो हम एनवायरमेंट्स और वो सबको ध्यान में रखते हुए फोकस करते हैं, तो कुछ भी बुरा होने वाला होता है वही हमने पहले से ही अजम्पशंस रख लिए होते हैं और उसके हिसाब से हम प्लानिंग करते हैं, तो यहाँ पे हमारी प्लानिंग फ्लॉप होने की चांसेस प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है। फोरकास्टिंग हेल्प्स द मैनेजर टू यूनिफाई एंड कोऑर्डिनेट द एक्टिविटी इन द एंटरप्राइज। फोकसिंग क्या करता है? प्रॉपर एक्टिविटीज कोऑर्डिनेट करने में और फ्लो होने में हेल्प हो जाती है विद द हेल्प ऑफ फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग फैसिलिटेट कंट्रोल बाय आइडेंटिफाइंग द वीक स्पॉट इन द ऑर्गेनाइजेशन। फोरकास्टिंग हम लोग हमेशा वो चीजें करते हैं वीक चीजों को ध्यान में रखते हुए, वो सारी चीजों को छोटी छोटी चीजों को हम लोग ध्यान में रख के हम प्रॉपर वे में फोरकास्टिंग करते हैं। Forecasting helps the enterprise to achieve the objective effectively and smoothly just because of forecasting। जब हम कुछ प्रेडिक्ट कर रहे हैं उसकी वजह से हम अपने ऑब्जेक्टिव्स स्मूथली और इफेक्टिवली कर पाते हैं, राइट, अचीव कर पाते हैं। लिमिटेशंस तो होने ही है कुछ ना कुछ। फोकसिंग आर जस्ट एस्टिमेट ऑफ फ्यूचर कंडीशंस। कुछ होता है सिर्फ एक एक्चुअल पोजीशन से फ्यूचर में जाने के लिए मुझे कुछ एस्टिमेशंस ध्यान में रखने होते हैं, वो होता है, माइट भी वो हो नहीं हो, कुछ एक्चुअल कुछ और ही टर्न आउट हो जाए। It is based on certain assumptions, of course guesswork रहता है ये। Success of forecasting depends on largely on the skillful application, forecasting to practice, and मुझे ध्यान में रखना है कि ये कुछ स्किल्स रहती है। बाय द टाइम ऑफ एक्सपीरियंस, रिसर्च, स्टडी, बहुत सारे मेथड्स अप्लाई करने पे ही मैं ये सारे अच्छे से फोरकास्टिंग कर पाती हूँ, राइट। मेथड्स आ गया क्वालिटेटिव फोरकास्टिंग एंड क्वांटिटेटिव। ये क्या हो गया? सब्जेक्टिव हो गया पूरा, ओपिनियन एंड जजमेंट्स ऑफ कंज्यूमर्स, और क्वांटिटेटिव हो गया फ्यूचर डिमांड, फंक्शन, पास्ट डेटा, ये सारे रीड करते हुए। क्वालिटेटिव हो गया जजमेंट, जो सुनने में आ रहा है कि ऐसा हो सकता है, अभी क्या बोलते हैं कहीं भी इलेक्शंस आ गए या कोरोना की वजह से यहाँ पे केसेस हाई है, तो मैं ये चीजों को ध्यान में रखते हुए फोकस कर रही हूँ। क्वांटिटेटिव क्या हो गया? डिमांड, सप्लाई, की कोरोना आया उसकी वजह से कितना डिमांड होगा, कितनी सप्लाई होगी, मेरी करेंसी कितनी रेट पे रहेगी, करेंसी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये सब चीजें ध्यान में रखते हुए फोकस किया, दैट इज क्वांटिटेटिव फोरकास्टिंग, राइट। नेक्स्ट इज डिसीजन मेकिंग। कुछ भी मतलब डिसीजन मेकिंग क्या रहता है? एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन, ऑल्टरनेटिव चॉइस, सबको ध्यान में रखते हुए एक प्रॉपर डिसीजन लेना, दैट इज डिसीजन मेकिंग। Decision making is a process involving information, choice of alternative action, implementation, and evaluation that is directed to achieve for certain stated goals. कुछ अचीव करने के लिए मैंने प्रॉपर डिसीजन ले रही हूँ, राइट। मुझे कुछ गोल अचीव करने हैं, वो सब चीजें, एक्शंस, ऑल्टरनेटिव एक्शंस, अपने फोकस सब कुछ ध्यान में रखते हुए मैं डिसीजन ले रही हूँ, दैट इज नोन एज डिसीजन मेकिंग, राइट। टाइप्स ऑफ डिसीजन: रूटीन एंड स्ट्रेटेजिक। Tactical or routine decisions are made repeatedly following certain established rules, procedure and policies. Routine decisions क्या होते हैं? जो हमेशा काम आते रहते हैं। Strategic decision एक proper time पे ही काम आता है, इसके बाद उसका कोई काम नहीं है। On the other hand, are more important, so they are taken generally by the top management and middle management. Strategic decision कौन लेता है? हमेशा top managers ही लेंगे और middle वाले लेंगे, right? Program and non-program. Program decisions are routine and repetitive natures, which are to be dealt with according to the specific procedures. Non-program decision arise because of unstructured problem. कुछ decisions क्विक लेने पड़ते हैं, क्यों? क्योंकि मैंने वो प्रॉब्लम्स को मतलब बिन बुलाए मेहमान की तरह हो जाती है प्रॉब्लम्स, तो मुझे कुछ डिसीजंस क्विक लेने पड़ते हैं। और प्रोग्राम डिसीजंस मतलब प्लान रहता है कि हाँ ऐसा ऐसा होगा तो मुझे यहाँ पे ये डिसीजन लेना पड़ सकता है। पॉलिसी एंड ऑपरेटिव डिसीजन, कुछ डिसीजन मैंने पॉलिसी को फॉलो करते हुए किया, कोई डिसीजन मैं कुछ ऑपरेट कर रही हूँ, लोअर मैनेजमेंट कुछ ऑपरेट कर रहे हैं, तब उनको वो डिसीजंस लेने पड़ते हैं, दैट इज ऑपरेटिंग डिसीजन। ऑर्गेनाइजेशन एंड पर्सनल डिसीजन। ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन आर दोज व्हिच आर मैनेजर टेक्स इनटू ऑफिशियल कैपेसिटी. Such decision can be delegated, but personal decision which relate to manager as an individual, not as a member of the organization, cannot be delegated.
उसके उसकी पोजीशन पे ही है, वो किसी को दे नहीं सकता है। बट ऑर्गेनाइजेशन वाला किसी को भी दे सकता है वो डिसीजन कि आप ले सकते हो, बट पर्सनल डिसीजन वो किसी को भी नहीं दे सकता, वो इंसान को खुद को ही लेना पड़ेगा वो डिसीजन, राइट। इंडिविजुअल एंड ग्रुप डिसीजन, नॉर्मल सेंस है कि इंडिविजुअल एक इंडिविजुअल का डिसीजन रहेगा, एक ग्रुप डिसीजन कि सबको साथ में मिलके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कमेटी सबको साथ में मिलके एक डिसीजन लेना होगा, दैट इज ग्रुप डिसीजन। प्रोसेस क्या होगा, आइडेंटिफाई एंड डायग्नोसिंग द रियल प्रॉब्लम, ठीक है, डायग्नोस करना है कि क्या प्रॉब्लम है, उसका ऑल्टरनेटिव देखना है, उसको इवेल्युएट करना है ऑल्टरनेटिव को। सम ऑफ द क्राइटेरिया फॉर इवेल्युएटिंग द ऑल्टरनेटिव फुल बी रिसोर्स अवेलेबल है कि नहीं, इकोनॉमी पे कितना एफर्ट आएगा, रिस्क कितना इन्वॉल्व है उसमें, रिजल्ट कितना मिलेगा, टाइम कितना लगेगा, मेरे गोल को कंप्लीट करेगा कि नहीं वो, इम्प्लीमेंटेशन प्रॉब्लम कितनी आने वाली है, राइट, मुझे ये चीजें ध्यान रखनी। फिर वो इवेल्युएट हो गया, फिर मुझे सिलेक्ट करना ऑल्टरनेटिव को और उसे इम्प्लीमेंट करना एंड फॉलो अप करते रहना ऑफकोर्स कि प्रॉपर हो रहा है कि नहीं, राइट। नेक्स्ट इज डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग क्या होता है, किसी को डायरेक्ट करना, इन्फ्लुएंस करना, प्रॉपर पाथ दिखाना, दैट इज डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग कंसर्न दैट द टोटल मैनेजर in which the manager influence the action of subordinates. It is the final action of manager in getting the orders to act after all the preparation have been completed. मतलब सब कुछ सोच समझ के प्लानिंग कर लिया, ऑर्गेनाइज कर लिया, फिर किसी को डायरेक्ट करते हैं सारी चीजें होने के बाद, दैट इज नोन एज डायरेक्टिंग, राइट। डायरेक्टिंग आल्सो नोन एज एक्टिवेटिंग दैट डील्स with the step a manager takes to get the subordinates and others to carry out the plan. मैंने क्या किया, उन्हें डायरेक्शन दिया है कि यस प्लान कैरी आउट करो, दैट इज नोन एज डायरेक्टिंग। प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, हार्मनी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, पीसफुली सारा ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो जाए मेरा, यूनिटी ऑफ कमांड होना चाहिए, सबके लिए एक ही कमांड मिलना है, डायरेक्ट सुपरविजन, सुपरविजन होना चाहिए कि सबके सुपरवाइज में हो रहा है वो चीज, लीडरशिप स्टाइल होनी चाहिए, मोटिवेशनल टेक्निक्स होनी चाहिए और फॉलोअप होते रहना चाहिए, राइट। मैं सबको अच्छे से लीड कर रही हूँ, प्रॉपरली मोटिवेट करती रह रही हूँ टाइम टू टाइम और फॉलोअप कर रही हूँ कि नहीं, मुझे ये चेक करना डायरेक्शन में, डायरेक्टिंग में ये चीजें इंपॉर्टेंट है, राइट। देन कम टू सुपरविजन, वॉच रखना। सुपरविजन इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर गेटिंग द वर्क डन बाय द ब्लू कॉलर वर्कर्स। टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या करते हैं, सिर्फ सुपरवाइज करते हैं, चेक करते हैं कि उनके सबऑर्डिनेट सारे काम कर रहे कि नहीं, एंड हेंस ही बिकम्स अ केयरफुल इन डिस्चार्जिंग हिज फंक्शन एंड इशू ऑर्डर्स, इंस्ट्रक्शन, laying down methods and procedure and guiding the people under him sincerely। वो क्या काम करता है, सिर्फ बैठ के सबको गाइड करता है, बताता है, इंस्ट्रक्ट करता है कि कैसे क्या करना है, राइट। रोल ऑफ सुपरविजन, साइंटिफिक मैनेजमेंट रोल्स है उसके। दिस रोल्स इंक्लूड्स द रोल ऑफ टेक्नीशियन, एनालिस्ट, कंट्रोलर, सब कुछ उसको प्रॉपर्ली गाइड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन ऑर्डर टू सुपरवाइज ही मस्ट बी फुली इक्विप्ड विद इनफ टेक्निकल नॉलेज, उसके पास टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए, कैसे मशीन ऑपरेट होती है उसको पता होना चाहिए। सेकेंड, सुपरविजन शुड बी एनालिस्ट और रिसर्चर, उसको प्रॉपर रिसर्च करके आना है कि किसको कैसे कंट्रोल करना है। ह्यूमन रिलेशन रोल्स होने चाहिए, उसको पता है कि किसे कैसे बात करनी है, कितना इंटीग्रेट करना है, कैसे एम्प्लॉयज की डिजायर्स और नीड्स पूरी करनी है, कैसे मेरे इफेक्टिवली इंटीग्रेशन ऑफ इंडिविजुअल गोल्स फुलफिल हो रहे हैं कि नहीं मेरे ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स के साथ साथ। मुझे ह्यूमन रिसोर्स रिलेशन रोल्स भी ध्यान में रखने। फंक्शनल रोल्स की सब अपने अपने प्रॉपर फंक्शंस फुलफिल कर रहे हैं कि नहीं। द फंक्शनल रोल्स ऑफ सुपरविजन इंक्लूड्स प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग। He carries the important managerial function at the operational level। उसे चेक करना है कि वो सारे रोल्स प्रॉपर प्ले कर रहा है कि नहीं, राइट। फंक्शन ऑफ सुपरवाइजर, कम्युनिकेटिंग द ऑर्डर्स, सबसे प्रॉपरली बात कर रहा है, अपने ऑर्डर्स दे रहा है। इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू मेथड एंड परफॉर्मिंग वर्क, कैसे नया काम होगा, कैसे करना है, कितना करना है, कब करना है। मेक द वर्क इंटरेस्टिंग, ऑफकोर्स आपको अपने एम्प्लॉयज में जान लेके आनी है, वो इंटरेस्ट, वो जुनून लेके आना है। सिलेक्शन ऑफ वर्कर्स की कौन क्या काम करेगा, डेलीग्रेशन। इंडक्शन ऑफ न्यू एम्प्लॉयज, कोई न्यू एम्प्लॉयज आ रही है तो उन्हें इंट्रोड्यूस कीजिए। ट्रेन द एम्प्लॉयज, हैंडलिंग द ग्रीवेंसेस, कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो वो ग्रीवेंसेस सॉल्व कीजिए। एनफोर्सिंग द डिसिप्लिन, मेक श्योर कि प्रॉपर डिसिप्लिन मेंटेन है, कम्युनिकेशन हो रहा है और प्रॉपर सेफ्टी मेंटेन और फॉलो हो रही है, राइट। यहाँ पे ये हमारा मैनेजमेंट प्रोसेस पूरा कंप्लीट होता है। होप आपको ये रिवीजन लेक्चर बहुत पसंद आया हो। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट, एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू दिस चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब इट, एंड प्लीज जितना हो सके इसे लोगों के साथ शेयर कीजिए, फाउंडेशन स्टूडेंट्स के साथ, जो मैक्सिमम ये रिवीजन लेक्चर का बेनिफिट उठा सके।
ओके, थैंक यू।